वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज जनवरी 13th एंड वी आर गोइंग टू कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। एंड जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो टाइमली मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द फार्म एग्रीकल्चरल लॉ, द फार्मर्स एजुटेशन। तो उसमें अपडेट कल भी मैंने बताया था कि उसमें अपडेट ये है कि ये पूरी जो इशू है इट हैज़ गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई और एक कमेटी इसमें गठित हुई है और कमेटी को टाइम दिया गया है इसको स्टडी करने के लिए। कल मैंने इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो देख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे थे जुडिशरी की, रिगार्डिंग द जुडिशरी इंटरफेरेंस इन लॉ मेकिंग, तो उस पर आपको आंसर मैंने मेन सा क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर द सिनेरियोज, जुडिशरी जो है किस तरीके से लॉ मेकिंग में इंटरफेयर कर सकती है। तो कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कल और आपसे क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या स्टे करना, लॉ को स्टे करना किसी भी जो लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है वो कोई प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ़ देर इज़ एनी प्रोविज़न देन मेंशन इन द कमेंट्स, एंड इफ़ देर इज़ नो प्रोविज़न देन व्हाट आर द अदर प्रोविज़न थ्रू विच जुडिशरी कैन ओवरसी इन लॉ मेकिंग। अगर कोई गलत लॉ बन जाता है, पहले तो मैंने ये इंपॉर्टेंट है कि गलत लॉ क्या होता है। कोई भी अगर कानून बनता है तो किस तरीके से उसको गलत ठहराया जा सकता है, और अगर इस तरीके का कानून अगर गलत बन जाए तो उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैड आस्क यू। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ द जजमेंट जहाँ पे किसी भी लॉ को एक कमेटी के पास रेफ़र किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओकेशन जब ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है। सो आई हैड ऑलरेडी गिवन यू क्वेश्चन, अगेन आज ही मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो ट्राई टू आंसर इट इन टू द कमेंट्स। और इसको आप आंसर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की और जो इम्पोर्टेंट लॉ मेकिंग की जो आपकी नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। तो आपने अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करिए। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में शुरू हो चुका है और डोजेस जो है अलग अलग स्टेट्स में वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट। आई हैड आस्क यू वन क्वेश्चन इन दिस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स और स्टेप्स विच नीड्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग में, किसी भी पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। क्योंकि पॉलिसी बनाना बहुत आसान है कि आप पॉलिसी बना दीजिए। जैसे वैक्सीनेशन के लिए एक प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा, पहले किन लोगों को वैक्सीन लगेगा, फिर किन को लगेगा। लेकिन कल एक एग्जांपल मैंने दिया था कि किस तरीके से पीएम किसान जो योजना है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। 1300 करोड़ रुपए की बहुत बड़ा गबन हुआ है, इन अ सेंस कि 20 लाख ऐसे लोग हैं जो इन एलिजिबल थे पीएम किसान प्रोजेक्ट के लिए, उनको पैसा पहुंच गया है। तो पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई गई लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छी नहीं हुई है। तो आज का ये क्वेश्चन ये है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो कि बहुत सही तरीके से एक पॉलिसी बनाई गई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ड्राइव करने के लिए, लेकिन अगर पॉलिसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है देन व्हाट ऑल मेजर्स नीड्स टू बी टेकन। तो इसका आप आंसर ज़रूर करिए। और इसके लिए, और ख़ासकर जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल स्टडी ऑल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू आंसर। ओके, ना एक यहाँ पे एक पॉइंट है औरंगाबाद से रिलेटेड, एक जस्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल ये है कि अभी महाराष्ट्र में 10 बच्चों की मृत्यु हो गई आग लगने से एक हॉस्पिटल में। ना व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अर्बन सेक्टर में, अर्बन एरियाज़ में, व्हेन अर्बन प्लानिंग में जब भी कोई हॉस्पिटल, कमर्शियल प्लेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस बनाए जाते हैं तो उनमें फायर सेफ्टी के मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट्स व्हाट आर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। इन जनरल कौन कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि अर्बन सेक्टर में फॉलो, जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने के लिए ध्यान रखे जाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव आस्क यू, क्योंकि अर्बन एरिया प्लानिंग,
आपका ज्योग्राफी का भी और जनरल स्टडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो कम क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को बसाना होगा, तो उससे हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक मेजर्स विच नीड्स टू बी टेकन। तो इसमें आप बताएंगे कि क्या क्या मेजर्स इसमें लेना है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द ओपिनियन एडिटोरियल हम देखेंगे। इसमें पहला जो ओपिनियन है ऑब्वियसली रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग। ये मैंने कल बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरफेयर कर सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है लॉ को सस्पेंड करने के लिए फॉर टाइम बीइंग, एंड एक कमेटी का गठन किया है। दैन उसमें कुछ इश्यूज़ है उस कमेटी में। कमेटीज़ में क्या इशू है कमेटी में? कुछ एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग इसमें है कमेटी में, वो वही 4 लोग क्यों हैं, कोई और 4 क्यों नहीं है? दिस इज़ वन पार्ट। देन सेकंड पार्ट ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि उसमें से 1-2 लोग जो हैं वो पहले ही फार्म लॉ को ऑलरेडी अपना सपोर्ट दे चुके हैं, तो ये क्या बायस नहीं होगा? और इसी तरीके से क्या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? सो दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच दिस राइटर इज आस्किंग। तो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हैं कि किस क्या क्या मैकेनिज्म है थ्रू विच जुडिशरी कैन इंटरफेयर और हॉल्ट और स्ट्राइक डाउन द लॉस मेड बाय लेजिस्लेचर। नेक्स्ट ये है पुडुचेरी से रिलेटेड। वहाँ पुडुचेरी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, वो धरने में बैठे थे। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी, उनके खिलाफ में उनकी डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किरण बेदी को वापस बुलाए, क्योंकि और आरोप ये लगाया कि किरण बेदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसके काम में काफ़ी इंटरफेयर कर रही हैं। और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राइस का है उसको लेके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसको रिलेटेड है। नाउ इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ें ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो दिस कैन बी ए एग्जाम्पल जहाँ पे दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पे सेंटर और स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में टसल है, एंड जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी की इट्स नॉट सेटिस्फाइड और कंप्लेनिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में भी हमने देखा है बार बार जो दिल्ली गवर्नमेंट है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में इशू रहता है ना। आपको करना ये है कि ये जो पावर है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, दैट यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो जनरल स्टडी में एटलीस्ट 40 नंबर का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में एटलीस्ट 60 नंबर के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू कि कोई भी यूनियन टेरिटरी है, लेट्स से स्पेशली पुडुचेरी जो अभी न्यूज़ में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको क्या पावर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको बताइए, इसको आप आंसर करिए कमेंट में। तो जब आप इसको आंसर करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर वर्क करता है इंडिया का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसको दीजिएगा। नेक्स्ट जो ओपिनियन एडिटोरियल है इस रिगार्डिंग द सार्क। सार्क के रिलेटेड है। सार्क इज़ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क एक ग्रुप है साउथ एशिया का, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज़ हैं, और उससे रिलेटेड है ये। तो आई एम श्योर सार्क ग्रुपिंग के बारे में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो तुरंत सार्क मैप में जाइए और कौन कौन सी सार्क कंट्रीज़ हैं उनको मार्क कर लीजिए विद देयर कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। और सार्क की क्या हिस्ट्री रही है, 36 ईयर्स पहले गठन हुआ है, तो हिस्ट्री भी एक बार इसकी देख लीजिए डिटेल में, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये आपको और डिटेल में पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या है, इस एडिटोरियल में ये है कि ये एडिटोरियल में बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सार्क है इट हैज़ बिकम डिसफंक्शनल, और उसका इशू ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके आपस में ही काफ़ी मतभेद हैं। इंडिया पाकिस्तान के अपने इशू है, इंडिया नेपाल के अपने इश्यूज़ हैं, तो जो बायलैटरल इश्यूज़ ही काफ़ी में उलझे हुए कंट्रीज़ हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं सार्क के, उनमें अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस बना लिया है। और उसके अलावा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू और सॉफ्ट डिप्लोमेसी में आपका आता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में अभी हाल में जो आप देखेंगे जो वैक्सीन सप्लाई हो गया और बाकी
उनके हेल्थ सेक्टर में जो चाइना उनकी मदद कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है। उसके थ्रू चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बना लिया है सार्क कंट्रीज़ में। और सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम वेयर चाइना इज़ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। राइटर का ये कहना है कि बेसिकली अगर इंडिया पाकिस्तान अपने टेररिज्म के इशू को अलग रख के भी बाकी मुद्दों पे बात कर सकते हैं इन द सार्क ग्रुपिंग। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एससीओ का, जिस तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि गलवान वैली में हमारे जो शोल्डर्स है वो शहीद हुए थे, उसके बावजूद भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसमें। चाइना भी उसमें था उस फोरम में। तो उसी तरीके से सार्क की मीटिंग भी उसी तरीके से कंडक्ट की जा सकती है कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं दैट कैन बी टेकन अप सेपरेटली, लेकिन जो ग्रुप जो साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको एक अलग ढंग से किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट और ये है कि इस आर्टिकल में कुछ ग्रुपिंग्स के नाम हैं। ये ग्रुपिंग्स आप इसको देखिए ज़रूर। जैसे है इसमें यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका में है ये। USMCO एग्रीमेंट है ये। दूसरा ये साउथ कॉमन मार्केट, सदर्न कॉमन मार्केट है, मर्कोसर और साउथ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, ये साउथ अमेरिका में है ये। दूसरा यूरोपियन यूनियन एक ग्रुपिंग है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया FCAFTA, ये अफ्रीका में है। एंड GCC है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। एंड एक नया बनाया अब RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह की ग्रुपिंग है, इनको मिला के। और इंडिया सिर्फ कौन सा रह गया, साफ्टा में रह गया है, फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया ये है। तो इस तरीके से जो डिप्लोमेसी है उस पर भी एक तरीके से इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दैट। एंड जिस तरीके से बाकी ग्रुपिंग्स हैं उस तरीके से इंडिया को भी जो साफ्टा है, साफ्टा फ्री ट्रेड एरिया है, उस पर और काम करने की आवश्यकता है। ओके, सो बेसिकली ये एक तरीके से जो सार्क है उसकी वर्किंग पे और उसकी आइडियोलॉजी पे एक एडिटोरियल है। फ्यू गुड पॉइंट्स आर देयर। ये कुछ है हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव। हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव इज बेसिकली जो साउथ एशिया में चाइना के जो है हेल्थ सेक्टर में और इक्विपमेंट्स, PPP और बाकी वैक्सीन जो सप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड है, वो एक डिप्लोमेसी है, हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो आपको ये ध्यान रहे, हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव ये चाइना की डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से वो चीज़ों को सप्लाई दे रहा है हेल्थ सेक्टर में या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू उनकी मदद कर रहा है। सो और बाकी क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको बताया भी कि चाइना ने किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है इस पूरे एरिया में और एक वो काउंटर मेजर की तरह काम कर रहा है। तो व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया को सार्क की मीटिंग कन्वीन करनी चाहिए और अपने बायलैटरल इश्यूज चाहे नेपाल के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ, उनको अलग रख के एज अ सार्क ग्रुपिंग में पूरे जो मेन इश्यूज है साउथ एशिया के उनको हैंडल करना चाहिए। एंड इंडिया नीड्स टू टेक द लीड इन दैट। सो ये पूरा मैंने समराइज़ कर दिया ये पूरे इश्यूज़ को, और इसमें ये जो कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं दैट यू नीड टू सी। अच्छा, इसके आप सब देखेंगे मैप में जाके USMCA के कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मर्कोसॉर में कौन कौन सी कंट्रीज़ है उसको मैप में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं मैप में देखिए, FCAFTA में कौन कौन सी कंट्री है मैप में भी उसको देखिए, एंड देन GCC ऑल्सो दैट ऑल्सो यू नीड टू सी इन टू द मैप। ओके, हो गया ये इशू है, ये है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। कल मैंने ये कवर किया था, अगर कल का एडिटोरियल में ये था कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया एक ग्रुप था, सऊदी अरेबिया UAE बहरीन का ग्रुप था, और उन्होंने क्वार्टर के साथ जहां दोहा है उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कम कर दिए थे, एक तरीके से ख़त्म कर दिए थे। क्यों? क्योंकि कतर जो है वो ईरान के काफ़ी क्लोज हो चुका था, ईरान टर्की इनके हो चुका था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, मोस्टली ये सुन्नी बेस्ड हैं और ईरान जो है वो शिया बेस्ड है। तो इसी को लेके वहाँ पे सेक्टेरियन टेंशन बनी रहती है। और सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरी तरफ ईरान, वो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक हैं और एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन की तरह या एडवर्सरी की तरह एक्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के बिल्कुल खिलाफ थे, ईरान पे प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आने जा रही है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट है,
वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है बराक ओबामा के टाइम पे जो हुई थी उसको रीनेगोशिएट करेगी। और ये उम्मीद की जाती है कि ईरान के जो रिलेशन है अमेरिका से सुधरेंगे और ईरान पे जो सैंक्शन लगा है शायद वो भी उठ जाए। उससे ईरान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है और एक ईरान जो है एक काउंटर कर सकता है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया यूएई के पावर को। सो दिस इज़ द चैलेंज विच सऊदी अरेबिया इज़ फेसिंग। और सऊदी अरेबिया चाहता है कि उनका दबदबा बने रहे, उनकी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन मिडिल ईस्ट वो बने रहे। इसीलिए कतर के साथ में जो दुश्मनी थी या डिप्लोमेटिक रिलेशन जो स्ट्रेन थे उनको सही कर लिया। और कौन सी वो सिटी में हुआ है? अल उला, ये सिटी है सऊदी अरेबिया की। तो अल उला इस अकॉर्ड के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। तो ये ध्यान रहे, ये जगह ध्यान रहे आपको, अल उला ये जगह नाम याद रहे। और ये कंट्रीज़ मैंने एक पूरा कल कवर किया था, ये सारी कंट्रीज़ आप मैप पे एक बार देख लेंगे, जितनी भी कतर बहरीन ये सभी। लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया क्या क्या लॉजिक है डिटेल में, और जितना ज़रूरत है हमने उतना जान लिया। ओके, ये है, ये रिलेटेड है अमेरिका में पुलिसिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से क्यों न्यूज़ में है। ये जो कैपिटल हिल है वहाँ पे जो अटैक हुआ वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में, तो वहाँ पे पुलिस जिस तरीके से फेल हो गई इसको कंट्रोल करने में, उसको लेके एक ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि जो पुलिस का स्ट्रक्चर है या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, दे डिडंट दे वर्क वाज नॉट अप टू मार्क इन कंटेनिंग द प्रोटेस्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो दिस इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो ये पूरा इसमें कवर किया है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वहाँ की पुलिस है, कैपिटल हिल की जो पुलिस थी वो किसी स्टेट या सेंटर के अंडर नहीं थी, वो लोकल जो कैपिटल हिल जो एरिया है सीनेट है उसके अंडर थी। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें ब्लेम लगा रहे हैं या ऑब्जर्वेशन है इनका राइटर का कि जैसे इंडिया या बाकी कंट्रीज़ हैं उसी तरह अमेरिका में भी जो पावर में रहता है उसके इन्फ्लुएंस में वहाँ की पुलिस रहती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो पावर में है अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में है तो उन्होंने पुलिस को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और जो लोग थे उन पे एक्शन नहीं लिया। और लोगों का ये भी कहना है कि जितनी स्ट्रिक्टली ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट में पुलिस ने एक्शन लिया उतनी स्ट्रांगली इसमें कैपिटल हिल का जो एजिटेशन था उसमें वो एक्शन नहीं लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग एट्सेट्रा। सो कभी डेमोक्रेसी की बात आए तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यू कैन यूज़ एट मैनी प्लेसेस, नॉट ओनली जस्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करना हो तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये एक जो फ्लॉ है इट्स वेरी वेरी कॉमन इन बोथ इंडिया एंड अमेरिका एंड अदर डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट रहती है उसके इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। ओके, सो दैट आई हैव एक्सप्लेन यू। नाउ यहाँ पे है ये लेबर कोड से रिलेटेड, ऑलरेडी इसका शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है कि 4 लेबर कोड्स हैं, एक 2019 का, 2020 का, क्या क्या लेबर कोड है दैट यू ऑलरेडी नो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, और उसके अलावा मिनिमम वेजेस कोड ऑन वेजेस 2019। ये 4 हैं और ये चारों जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं और इन इम्पॉर्टेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट ये होने जा रहे हैं। इनके जो रूल बनने थे वो रूल बन चुके हैं एंड इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये चारों एक्ट को देख लेंगे आप, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसको। नाउ दिस इज रिगार्डिंग इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेम्प्रोरी सीट होती है 15 मेंबर्स की, उसमें इंडिया होने जा रहा है 1 जनवरी से आ गया है। और वहाँ पे इंडिया ने अपना स्पीच जो दिया है, इंडियन जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को ब्लेम किया है फॉर टेररिस्ट थिंग, ईदर फॉर सपोर्टिंग टेररिस्ट और ब्लॉकिंग द एफर्ट टू ब्लॉक द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो एज़ यूजुअल जो इंडिया की जो लाइन है
पाकिस्तान के अगेंस्ट है कि टेररिज्म को सपोर्ट करती है, एंड चाइना के अगेंस्ट है कि जब भी इंडिया स्टैंड लेता है जैश ए मोहम्मद या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए, तो वो चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज चाइना हैज़ द वीटो पावर, उसकी वजह से। सो दिस इज रिगार्डिंग डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। ओके ना, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, रेस्ट आर जेनरिक न्यूज़, ये क्यूबा से रिलेटेड है। तो क्यूबा का कल भी न्यूज़ में था, क्यूबा को यूएस ने क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कंट्री के में लिस्ट में डाल दिया है। सो क्यूबा, मैंने कल भी कहा था कि आप मैप में एक बार देख लेंगे इसकी कैपिटल क्या है, दैट ऑल्सो यू विल राइट इन टू द कमेंट्स, दिस इज इन द न्यूज़। ओके, नाउ इंडिया और नेपाल के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और जो नेपालीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी विजिट है, एंड एट ड्यूरिंग दैट टाइम जो काला पानी, लिपू लेक, इन सब का जो इश्यूज़ है, जो नए मैप का इशू है नेपाल ने इशू किया है, और कुछ एरियाज इंडिया के नेपाल का एरिया होने का क्लेम किया है, उसको लेके बातचीत होगी। सो दिस इज मच इज हैपनिंग ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर, सो वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन दिस इंडिया नेपाल के इशू पे। यहाँ पे एक टर्म है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो आप ये बताएंगे कमेंट में कि व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या है। एक अलग न्यूज़ है भारत बायोटेक की। तो भारत बायोटेक जो कंपनी है, कोवैक्सीन बनाई उन्होंने, कोरोना की वैक्सीन, तो वो ब्राज़ील को सप्लाई करेंगे, ब्राज़ील को 12 मिलियन डोजेस सप्लाई करेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो एक फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से कि भारत बायोटेक कंपनी है। तो भारत बायोटेक कंपनी के बारे में और आप देख लेंगे कि कौन ओनर है, क्या ये कंपनी है, कहाँ पे बेस्ड है, एंड कोवैक्सीन इन्होंने बनाई है, एंड देन ये हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से। बाकी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया की डिप्लोमेसी या जो सॉफ्ट पावर है उसकी एक तरीके से जीत है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल फील्ड में इफ़ इंडिया हैज़ कम अप विथ मल्टीपल वैक्सीन्स, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि 3-4 वैक्सीन्स और रेडी हो जाएंगी इंडिया में लोकल, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग विन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को इन योर मेंस आंसर, दैट हाउ इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ वर्किंग और हाउ इंडिया इज़ फेयरिंग इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल हेल्थ सेक्टर। ओके, ये न्यूज़ है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो साइबर सिक्योरिटी कई बार मैं लगातार आपको बता भी रहा था, पिछले 3-4 महीने से जो भी न्यूज़ आया था, एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी थे। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया था इस बार, तो वन पार्ट इज़ स्टैटिक, वो तो आप स्टैटिक लिखेंगे, बट अनदर पार्ट इज़ डायनेमिक थिंग। तो ये डायनेमिक अपने आपके नोट्स में चला जाएगा। क्या है इसमें, 42% ऑफ फर्म विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब 42% जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वो साइबर सिक्योरिटी के लिए और प्राइवेसी सॉल्यूशन के लिए और उस पर स्पेंड करेंगे, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करेंगे। हो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो इसको आप, ये जो डेटा है इसको आप अपने नोट्स में डाल लेंगे। बाकी स्टैटिक आई एम श्योर आप पढ़ रहे होंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। टेस्ला इज़ इन न्यूज़, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल कंपनी टेस्ला है, तो न्यूज़ ये है कि अपने आप को बेंगलुरु में उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, दे आर ओपनिंग एन R&D फर्म इन बेंगलुरु। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और इसके बारे में लगातार हम एलन मस्क के बारे में हम बात करते रहे 3-4 महीनों से, अलग अलग उनके इनिशिएटिव रहे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी में एक और चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके 2-3 महीने पहले, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और हो सकता है कि इंडिया में भी सेल वगैरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बढ़े। लेकिन जब मैंने आपको आर्टिकल बताया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला, उसमें मैंने बताया था कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। प्रॉस भी है बट दे आर सर्टन कॉन्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग कैपेबिलिटी एट्सेट्रा, बट प्रॉस इज़ ऑब्वियसली एनवायरमेंट बेनिफिट, फ्यूल एफिशिएंसी एट्सेट्रा इज़ देयर। तो इसके बारे में हम डिटेल में अलग से भी सेशन कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट नो दैट टेस्ला इज़ ओपनिंग R&D सेंटर इन बैंगलोर, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। ओके,
सो ये मैंने आपको हो गया आज का करंट अफेयर, बट आई हैव गिवन यू सर्टन क्वेश्चंस, उसके आंसर्स जरूर लिखिए, चाहे प्री के हो चाहे मेंस टाइप में हो. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट कंप्लीट आंसर देन गिव मी द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर कि क्या क्या आप करेंगे. जैसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट वाला, जुडिशरी वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ जुडिशरी कैन इंटरफेयर इनटू लॉ मेकिंग, क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टे करने का पावर है कि नहीं है, नहीं है तो और क्या है, कौन से रेलिवेंट आर्टिकल्स है. दीज ऑल थिंग्स यू मेंशन इन योर आंसर एंड मेंशन इन द कमेंट्स. तो ये आंसर राइटिंग करते रहिए साथ साथ में एंड चीज़ों को जानते रहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस. थैंक यू. गुड बाय.